अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है ब्रीथिंग मीन्स के ब्रीथिंग का क्या मतलब है। तो इसका ऑप्शन है बी। ब्रीथिंग का मतलब होता है मूवमेंट दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि हवा का अंदर आना और बॉडी से बाहर निकलना ब्रीथिंग कहलाता है। जबकि उन्होंने ऑप्शन ए में पूछा है कि ब्रेक डाउन ऑफ सी एच बॉन्ड्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो ये गलत है, ये ठीक नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी गलत है, ये तो रेस्पिरेशन में होता है। डी ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ये भी गलत है, ये भी रेस्पिरेशन में होता है। तो मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट जो एयर को अंदर लेकर आए और एयर को बाहर लेकर जाए, उसको हम जो है वो ब्रीथिंग कहते हैं। नंबर 2 एमसीक्यूज है विच पाथ डज एयर टेक इमीडिएटली आफ्टर पासिंग थ्रू द लैरिंग्स। वो कहता है कि वो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो लैरिंग्स के फौरन बाद आता है, जहां पर हवा चली जाती है लैरिंग्स के फौरन बाद। तो फेरेंक्स, ए ऑप्शन है फेरेंक्स, तो ये गलत है क्योंकि फेरेंक्स तो लैरिंग्स से पहले आता है। बी ऑप्शन है ब्रोनकाई, तो ब्रोनकाई तो गलत है क्योंकि ब्रोनकाई से पहले ट्रैकिया आता है, लैरिंग्स तो नहीं आता, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन है ट्रैकिया, तो ट्रैकिया इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि लैरिंग्स के बाद सीधा ट्रैकिया आता है। डी ऑप्शन है एल्व्यूलाई, तो एल्व्यूलाई तो बहुत गलत ऑप्शन है क्योंकि एल्व्यूलाई सबसे लास्ट जो है वो पार्ट होता है। तीसरे नंबर पे उन्होंने पूछा है व्हाई आर एल्व्यूलाई सराउंडेड बाय कैपिलरीज। एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द जो है कैपिलरीज क्यों लगी होती हैं। तो हमें पता है कि ये एल्व्यूलाई जो है सबसे मेन ये जगह होती है जो गैसेस को एक्सचेंज करती है, यानी ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। तो पहला ऑप्शन उन्होंने पूछा है टू एब्जॉर्ब वाटर, क्या वाटर को एब्जॉर्ब करती है? नहीं करती। बी ऑप्शन है टू एक्सचेंज गैसेस, तो ये करेक्ट है क्योंकि गैसेस को एक्सचेंज करती है। सी ऑप्शन है टू प्रोड्यूस म्यूकस, म्यूकस भी नहीं प्रोड्यूस करती, म्यूकस तो ब्रोनकाई के अंदर होता है। टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, तो डस्ट पार्टिकल्स को भी नहीं करती, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप ब्रोनकाई करते हैं या ब्रोनक्यूल्स करते हैं। उसके बाद नंबर 4 एमसीक्यूज है विच फीचर ऑफ एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई का वो कौन सा ऐसा काम है जो रैपिड गैस एक्सचेंज में, मतलब तेजी से गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प आउट करता है, यानी गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो क्या इसकी थिक वॉल्स है? नहीं, थिक वॉल्स तो सिर्फ सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, गैसेस एक्सचेंज तो नहीं करवाती, तो ये क्रॉस। इसलिए फिर कह रहा है कि लार्ज डायामीटर, क्या उसके बड़े होने की वजह से? नहीं, वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में वो कह रहा है कि मॉइस्ट सरफेस, यानी कि उसकी जो नमी है सरफेस की, क्या वो उसको जो है ये यकीनी बनाती है कि गैसेस का जो है फौरन से एक्सचेंज हो सके। तो बिल्कुल, क्योंकि एल्व्यूलाई, जो एल्व्यूलाई की वॉल्स हैं वो गीली इसीलिए होती हैं ताकि गैसेस जो हैं आसानी से उनको गुजरने में मदद हो सके। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज रॉन्ग। उसके बाद है जी विच एक्शन इंक्रीज लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रीथिंग। कौन सा ऐसा एक्शन है जो लंग्स की ब्रीथिंग करवाता है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, यानी कि लंग्स बड़े हो जाते हैं। तो क्या रिलैक्सिंग द डायाफ्राम, मतलब डायाफ्राम अगर यहां पर है इस पोजीशन में, तो ये रिलैक्स होके अपनी जगह पर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, रिलैक्स होता है जब ये, तो ऊपर की तरफ होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नीचे होता है। तो जब ये ऊपर की तरफ वापस जाएगा तो ये लंग्स का वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि लंग्स को छोटा बना देगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं रिब्स के अंदर, जब वो मसल सुकड़ते हैं तो लंग्स को जगह मिलती है कि उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो सके। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद सी ऑप्शन है क्लोजिंग द ट्रैकिया। क्या ट्रैकिया का बंद होना लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करता है? तो ये गलत है क्योंकि ट्रैकिया तो बंद नहीं हो सकता। उसके बाद पूछ रहा है स्टिफनिंग द एल्वुलर वॉल्स, क्या एल्वुलाई की वॉल्स जो हैं वो टाइट हो जाती हैं? नहीं, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि रिब्स के साथ लगे होते हैं ताकि रिब्स जो हैं हमारी ऊपर की तरफ चली जाएं और लंग्स अंदर से फूल जाएं, यानी बड़े हो जाएं। 6 वाला एमसीक्यूज है इनहेल्ड एयर, यानी जो एयर अंदर जाती है उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन एक्सेल्ड एयर के अंदर, यानी जो हम बाहर निकालते हैं, उसमें कितने परसेंट होती है? तो उसमें 16% ऑक्सीजन होती है। हमने पढ़ा था कि बाकी जो है वो 4% यूज हो जाती है और बाकी 16% बाहर निकल आती है। 7वां एमसीक्यूज है विच फैक्टर कंट्रोल्स द ब्रीथिंग रेट। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ब्रीथिंग के रेट को कंट्रोल करता है? क्या पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, क्या ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो या कम हो, तो ये जो है मतलब डिसाइड करेगा कि
ज्यादा होनी है ब्रीथिंग या कम होनी है। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, लेकिन हम पहले दूसरे पढ़ लेते हैं। बी ऑप्शन है ऑक्सीजन इन द ब्लड। ऑक्सीजन जितनी मर्जी हो जाए ब्लड में, उसका मसला नहीं होता सांस लेने से, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इन मसल्स। अब मसल्स के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड होती ही नहीं, ये तो होती ब्लड के अंदर है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। फिर डी ऑप्शन है ऑक्सीजन इन मसल्स, तो ये भी गलत है क्योंकि ये ब्लड के अंदर होती हैं। तो बच्चे करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, क्योंकि हमें पता है जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा बढ़ जाए तो उसने बॉडी से बाहर निकलना होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, तेज तेज ब्रीथिंग करवाती है ताकि जल्दी से जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। उसके बाद हमारे पास 8वां एमसीक्यूज है, द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई आर ब्रोकन इन। जो एल्वुलाई की वॉल्स हैं वो कौन सी डिजीज में ब्रोकन होती हैं? सबसे पहले देखते हैं जी निमोनिया। निमोनिया के अंदर ब्रोकन नहीं होती, निमोनिया इज द इन्फ्लेमेशन। निमोनिया तो एक इन्फ्लेमेशन है ब्रोनकाई की, इसके अंदर नहीं होती, सॉरी एल्वुलाई की। और दूसरी डिजीज है ब्रोनकाइटिस। ब्रोनकाइटिस के अंदर भी ब्रोनकाइटिस के अंदर जो है हमारे पास क्या होता है कि ब्रोनकाई की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद सी ऑप्शन है इम्फिजिमा। इम्फिजिमा इज द ब्रेकेज ऑफ एल्वुलाई, क्योंकि हमने इम्फिजिमा में पढ़ा था कि इसका कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि एक बार जब टूट जाए एल्वुलाई की वॉल्स तो वो दोबारा नहीं बंद हो सकती, दोबारा नहीं जुड़ सकती। उसके बाद डी ऑप्शन है एस्थमा। तो एस्थमा भी गलत है, क्योंकि एस्थमा के अंदर जो है हमारी टाइट हो जाती है वॉल्स, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते। ये एक एलर्जन है, एलर्जिक रिएक्शन है, इसमें टूटती नहीं है वॉल्स। 9th एमसीक्यूज है स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर। स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर कॉज करती है बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीजन अपटेक, यानी क्या ऑक्सीजन के ज्यादा अंदर जाने की वजह से लंग कैंसर कॉज होता है? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो जितनी ज्यादा जाएगी वो उतनी ज्यादा अच्छी है, तो ये गलत है। प्रोमोटिंग अनकंट्रोल सेल डिवीजन, तो ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कैंसर के अंदर जो है सेल की डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से लंग कैंसर होता है। सी ऑप्शन है स्लोइंग डाउन हीलिंग। क्या हीलिंग को कम करता है स्मोकिंग? बेशक हीलिंग को कम करता है, लेकिन कैंसर कॉज सिर्फ सेल डिवीजन की वजह से ही होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। उसके बाद डी ऑप्शन है इनलार्जिंग द ट्रकिया। क्या ये ट्रकिया को बड़ा करता है? तो ये भी ऑप्शन गलत है, ट्रकिया को बड़ा करने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है स्मोकिंग का। 10th एमसीक्यूज है विच केमिकल इन सिगरेट। सिगरेट में वो ऐसा कौन सा केमिकल है जो हमें एडिक्टेड बनाता है? तो हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि निकोटीन एक ऐसा वो एलिमेंट है जो हमें एडिक्टेड बनाता है किसी भी चीज का, इसको एडिक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो निकोटीन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर बच्चे हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब आगे जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन गैसेस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। तो गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग का हमने डिफरेंस बताया है कि गैसेस एक्सचेंज में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाते हैं बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, टिश्यूज और ब्लड के अंदर इनका एक्सचेंज होता है, जबकि ब्रीथिंग के अंदर सिर्फ हवा अंदर आती है और बाहर जाती है, इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। गैसेस एक्सचेंज अकर्स इन एल्वुलाई, एल्वुलाई के अंदर होती है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, एंड बॉडी सेल्स, और बॉडी सेल्स के अंदर होती है। लेकिन जो ब्रीथिंग है ये सिर्फ लंग्स के अंदर होती है, लंग्स का फूलना और उनका सिकुड़ना ब्रीथिंग कहलाता है। गैसेस एक्सचेंज एक पैसिव प्रोसेस है, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है, यानी खुद ही जो है ये ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। और ब्रीथिंग जो है ये एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि ये मस्कुलर मूवमेंट की वजह से होता है, जब हम अपनी रिब्स को मूव करते हैं या लंग्स को मूव करते हैं। गैसेस एक्सचेंज के लिए कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए होती, ये खुद ब खुद जो है डिफ्यूज कर लेता है अपने अंदर ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। जबकि ब्रीथिंग के अंदर स्पेसिफिकली एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हो रही होती है, तो इसलिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दूसरा सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ब्रीथिंग का सारा प्रोसेस तो आपको पता है, टेकिंग इन एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड या एयर। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की, यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होकर क्या बनता है, यहाँ पर एनर्जी बनती है। उसके बाद ब्रीथिंग जो है ये हमारे लंग्स में होती है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे सेल के अंदर होती है, और सेल के अंदर एक हिस्सा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक छोटा सा ऑर्गन होता है सेल का, जिसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है। ब्रीथिंग के अंदर कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यानी ग्लूकोज का बॉन्ड टूटता है तो वहां से एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो हमारी बॉडी को मिलती है और जिससे हम वर्क कर पाते हैं। ब्रीथिंग के अंदर सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन अंदर आ गई या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है, यानी जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब है जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है
तो वहां पर इसकी ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की, और वहां पर वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और उसके अलावा एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में। ये तो हमने पढ़ा है ना। उसके बाद है फंक्शन ऑफ कार्टिलेज इन ट्रैकिया एंड ब्रोनकाई। ब्रोनकाई और ट्रैकिया के अंदर ये कार्टिलेज क्या काम करता है? तो हमने पढ़ा है कि कार्टिलेज जो है ब्रोनकाई और ट्रैकिया की वॉल्स को आपस में जुड़ने नहीं देता, उनको कोलैप्सिंग से बचाता है, कोलैप्स करने से यानी आपस में जुड़ने से, एंड कीप द एयरवेज ओपन, और इन नालियों को जो है खुला रखने में मदद देता है। उसके अलावा दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड मेंटेन शेप ऑफ एयर पैसेजेस। एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको पता है जो लंग्स है वो एक स्पॉन्जी मटेरियल है, अगर उसको वहां पर कोई चीज सख्त नहीं मिलेगी तो वो तो बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह जो है वो स्मॉल होता जाएगा अपने साइज में। तो एक कार्टिलेज ही है जो उसको अपनी जगह पर मेंटेन रखता है। दिस इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग, यानी ये जो कार्टिलेज है ये उन एयर पैसेज वेज को खोल के रखता है ताकि एयर जो है इजीली अंदर फ्लो कर सके। चौथा सवाल है एवरेज ब्रीथिंग रेट क्या होता है ह्यूमंस में? तो एवरेज ब्रीथिंग रेट जो है ये 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट होता है, सॉरी 16 से 20, ये आपने इसको करेक्ट कर लेना है, आपकी बुक में 16 से 20 है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान ये 30 टू 40 ब्रीथ पर मिनट हो जाता है। दिस इंक्रीज मीट्स हायर ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द बॉडी। जब ये इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पांचवा सवाल है हाउ एल्वुलाई मैक्सिमाइज गैस एक्सचेंज। एल्वुलाई किस तरह से बढ़ाती है गैसेस के एक्सचेंज को? क्योंकि एल्वुलाई के पास एक लार्ज सरफेस एरिया होता है ड्यू टू देयर नंबरस नंबर, यानी इनके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्स होती हैं, तो एक ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं जहां पर गैसेस आके जुड़ती मतलब ब्लड के अंदर शामिल होती हैं। देयर वॉल्स आर थिन, पतली होती हैं इसकी वॉल्स, एंड मॉइस्ट और गीली होती हैं, अलाउइंग इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस को अंदर आने में हेल्प आउट करती हैं। दे आर सराउंडेड बाय अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का एक डेंस नेटवर्क होता है, यानी उसके इर्द गिर्द जो है वो वेजल्स लगी होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह आके एब्जॉर्ब हो जाता है। दिस स्ट्रक्चर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ गैस एक्सचेंज। इस स्ट्रक्चर की वजह से जो है गैस एक्सचेंज हो पाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है इसकी वॉल्स की वजह से। अब उन्होंने सिम्टम्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस पूछा है, तो ये ब्रोंकाइटिस वाले टॉपिक के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आया है। इसके सिम्टम्स ये हैं कि कफ होती है म्यूकस के साथ, सांस लेने में दुश्वारी होती है, चेस्ट जो है डिस्कम्फर्ट हो जाती है, टाइट हो जाती है। कॉजेज हैं इसके स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन और इन्फेक्शन वगैरह। ट्रीटमेंट इसका है मेडिसिन, ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं, अवॉइड करना है स्मोकिंग को, रेस्ट करना है और प्रॉपर केयर करनी है। ये चाहे तो आप ये नोट्स वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन चाहे तो आप जो है बुक वाला भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन बुक वाला जो टेक्स्ट है वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ये जो एक ये वाला जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है आपके नोट्स में, इससे भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बुक्स वाला लिखें, क्योंकि ये अगर आप सेपरेट याद करेंगे, बुक वाला सेपरेट याद करेंगे तो मसला होगा। तो अगर आप बुक वाला याद कर लें इसी तरह से पॉइंट्स बनाकर जिस तरह से मैंने बनाए हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ इम्फिजिमा। इम्फिजिमा के सिम्टम्स और ट्रीटमेंट पूछा है। सिम्टम्स है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई। ट्रीटमेंट है स्मोकिंग को बंद किया जाए, ऑक्सीजन की थेरेपी ली जाए, मेडिसिन जो इस तरह की हों जो ब्रीथिंग वगैरह को इजी बना सकें, क्योंकि इसमें आपको पता है ना इम्फिजिमा में ऐसा डैमेज होता है एल्वुलाई का कि वो रिपेयर नहीं हो सकती, कांट रिपेयर। इसलिए इसमें सिर्फ ब्रीथिंग के लिए मेडिसिन दी जाती हैं या ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह के लिए। व्हाट आर कार्सिनोजेंस? कार्सिनोजेंस क्या कहलाते हैं? एंड नेम एनी टू इन सिगरेट। सिगरेट के अंदर मौजूद कार्सिनोजेंस को बताएं। सिगरेट के अंदर दो कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं, टार एंड निकोटीन। और कार्सिनोजेंस वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। ये क्या करते हैं? सेल को डैमेज करते हैं और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कराते हैं। सेल के बेसिकली ये डीएनए को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। उसके बाद है कंप्लीट द टेबल। ये इसमें यही बताया गया है कि ऑक्सीजन जो है इंस्पायर्ड एयर में 21% है, एक्सपायर्ड एयर में 16% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है इंस्पायर्ड एयर में, और एक्सपायर्ड एयर में 4% है। तो बच्चे आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।